हेलो एवरीवन, आज है 15 अक्टूबर और आज हम कर रहे होंगे द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस। तो आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ द पर्सन इन न्यूज़, भाई इनको कौन नहीं जानता। ही इज़ अ डिक्टेटर, डिक्टेटर ऑफ चाइना, द प्रेजिडेंट ऑफ चाइना, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चाइना के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। और माओ जेडोंग, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो फाउंडर थे और जिन्होंने ताइवान और चाइना को एक तरीके से कह सकते हैं कि ताइवान को चाइना से बाहर किया, उनके बाद ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर बन के आए हैं चाइना के। मैं इनके बारे में अभी क्यों ये सुर्खियों में है इसके ऊपर बताना चाहूँगा कि ये थर्ड टाइम जनरल सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं किसके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। अब देखो, जो जनरल सेक्रेटरी होता है ना, जो जनरल सेक्रेटरी होता है, जो इनकी पार्टी है, ऑब्वियसली वन पार्टी है इनकी, एक ही पार्टी डिक्टेटरशिप है। तो जो इनकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसका जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो ही प्रेसिडेंट बनता है। वो क्या बनता है? वो ही देश का, चाइना का प्रेसिडेंट बनता है। तो बेसिकली चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट्स आए और गए, सबने ही या तो एक टर्म, इनकी एक टर्म होती है 5 साल की, 5 ईयर्स की, तो या तो उन्होंने एक टर्म करी या दो टर्म करी, या तो उन्होंने एक टर्म करी या दो। ही विल बी द फर्स्ट वन जो कौन सी थर्ड टर्म करेंगे। ये एक तरीके से ये इस रूल को चैलेंज करेंगे, जो दो टर्म वाला रूल है कि अगर मैक्सिमम कोई रह सकता है तो दो टर्म रह सकता है। उसके बाद वो क्या कर देता है, उसके बाद वो इस पोजीशन के लिए नॉमिनेट ही नहीं करता, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए नॉमिनेशन ही नहीं डालता। बट ये जो रूल है, इसको हम रूल ही कहेंगे, जो रूल है ये अनरिटन है। क्या है? अनरिटन रूल है। तो इस बात का ये फायदा उठा रहे हैं कि ये अनरिटन रूल है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है रूल। इस बात का ये फायदा उठा रहे हैं और थर्ड टाइम इलेक्ट होने जा रहे हैं। बट ये करेंगे क्या, मतलब इनकी तरफ से इनका इनका क्या कहना है कि ये थर्ड टाइम भी क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं? तो देखो, उसका रीज़न मैं इस तरीके से दूंगा कि इसके पीछे ना इनके रिफॉर्म्स हैं कि जब ये 2012 में ये 18th, तब क्या थी वो, 18th नेशनल कांग्रेस। क्या होता है ना इनका जो वो है, इनका जैसे हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है, तो इनकी जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं नेशनल कांग्रेस। तो वो इनकी सेटअप होती है, तो हर 5 साल में। तो जब 2018 क्या नाम है, 2012 में 18th टाइम, 18वीं बार नेशनल कांग्रेस इनकी एस्टेब्लिश हुई, उस टाइम पर उसमें ये निकल कर आए प्रेसिडेंट। और जब ये प्रेसिडेंट बने तो ये बेसिकली दो रिफॉर्म्स लेकर आए। पहला रिफॉर्म तो था कि चाइना की इकोनॉमी को एकदम से चेंज कर देना। कैसे? फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, देखो दुनिया जानती है चाइना को मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, ठीक है, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ वर्ल्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग से इनोवेटिव बेस्ड इनोवेटिव बेस्ड इन्होंने इकोनॉमी बनाई। और जो दूसरा ये बड़ा रिफॉर्म लेकर आए, वो क्या था? वो था इनकी PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो बेसिकली ये दो चीज़ें लेकर आए। एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग से इनोवेटिव में बदलना, और एक PLA में रिफॉर्म्स करना, उनको मोर कह सकते हैं टेक बेस्ड बनाना, ठीक है। और अभी इनका कहना ये है कि ये दोनों काम इनके क्या हैं, अधूरे हैं। ये दोनों काम इनके अधूरे हैं, इनको वो क्या करने हैं, वो पूरे करने हैं काम। तो इस वजह से ये दोबारा इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। इनकी तरफ से तो यही कहना है, बट सच क्या है क्या नहीं वो इनको ही पता होगा, यही जाने, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट हिम। आगे चलते हैं। हाँ, तो जैसे ही कल मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताया था, जिसने मेरा लेक्चर नहीं देखा वो जाकर देख सकता है। पूरा मत देखिएगा, स्टार्टिंग का ही देख लेना, जो मैं ऐसे इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ आज मैं बताऊंगा, फंडामेंटल राइट्स मैंने कल बताए थे। कल मैंने आपको 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था, बट आज मैं बताने जाऊंगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ ना कितनी होती हैं? 11 होती हैं। पहले जिस टाइम पर 1976 में
जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तब उस टाइम पर 10 थी, बट बाद में 2002 में 2002 में आई गेस शायद 2002 ही था, उसको 11 कर दिया गया। तो बेसिकली ये कब आया, क्यों आया, कब इसकी ज़रूरत हुई, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, इमरजेंसी के बारे में आपको पता होगा, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी। ठीक है, तो हो क्या रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल रही थी। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इंडिया चाइना का वॉर हुआ, तो इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया की इकोनॉमी डूब चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट और क्या नाम है, काफ़ी सारे स्कारसिटी हो गई थी चीज़ों की। और साथ ही साथ जो इनके ओपोजिशन थे उनकी रैली, एक बहुत बड़ी रैली निकली थी, इस टाइम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो एक कोई रैली निकली थी, आई थिंक संपूर्ण क्रांति कुछ था, तो उसके अकॉर्डिंग इनके हाथ से सभी चीज़ें जब फिसल रही थी, तो इन्होंने तब के प्रेसिडेंट को क्या करा, एक आइडिया दिया इमरजेंसी लगाने का। इन्होंने उनको इमरजेंसी लगाने का आइडिया दिया, और इसको कहा जाता है डार्क फेज ऑफ इंडिया। ये इंडिया का एक डार्क फेज कहलाया गया था इमरजेंसी के टाइम पे। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, एक इन्होंने 1976 में ही, इमरजेंसी के ही टाइम पर 1976 में ही इन्होंने एक कमेटी बिठाई, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इस कमेटी को बिठाया गया। अब बेसिकली ये क्यों बिठाई थी, ये इसलिए बिठाई थी कि काफ़ी ज़्यादा लोग अपने राइट्स की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये क्या होता है ना, इमरजेंसी में ना राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब तक 3 बार क्या नाम है, इमरजेंसी लगी है। एक कौन कौन सी बार, एक तो जब इंडो पाक वॉर हुआ, ठीक है, जब क्या हुआ, इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ, फिर हुआ था इंडो चाइना वॉर, है ना, एक बार तब लगी, दूसरी बार तब, और तीसरी बार लगी थी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। ठीक है, तो ये होता है। तो इन सब में जो राइट्स होते हैं ना किसी के भी, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वहाँ पे सब फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे उस टाइम पर। तो इनके दिमाग में क्या आता है कि हम कुछ ड्यूटीज़ के बारे में लोगों को बताते हैं, ड्यूटीज़ के बारे में। तो ये एक कमेटी बिठाती है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, और वो प्रपोज करती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस करने की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब होता क्या है, देखो, पार्लियामेंट पासेस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976, जिसमें होती हैं कितनी, 10 फंड, हाँ मैंने भी बताया ना, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। लेटर 2002 में, यस 2002 में इनको 11 कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है 11, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो पहला है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द आइडियाज ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंस्टीट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आइडियाज़ और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फ्रेमवर्क्स, जो इंस्टीट्यूशन है वो, और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, इन सब की क्या करना, इनकी रिस्पेक्ट करना, इनको फॉलो करना। नेक्स्ट, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो आइडियाज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक भारत माता, लाइक कॉन्सेप्ट्स और भी इससे रिलेटेड हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उन सब की क्या करना, उनको चेरिश करना, उनको फॉलो करना, और नेशनल, जो क्या बताती है, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए। तो टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, ये देखिए, ये था, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जैसे क्या हुआ था, 1962 की जो वॉर हुई थी इंडो पाक की, उसमें पुलिसमैन के लिए वॉलंटियर्स को चुना गया। अब वॉलंटियर्स से आस किया गया था कि जो इच्छुक हों वो इसमें अपना एनरोल कराएं, नॉमिनेशन फाइल करें। ठीक है, और अभी रशिया में भी ये चीज़ देखी जा रही है, इसी चीज़ का वहाँ के प्रेसिडेंट हवाला दे रहे हैं कि इस टाइम ज़रूरत है किसकी, अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि देखो रशिया की पॉपुलेशन है बहुत कम, लगभग 14 करोड़ के आसपास, आप यही देख लो, 14 करोड़ रशिया की पॉपुलेशन और 150 करोड़ जो है इंडिया की होने जा रही है। तो कितना फ़र्क है ना, रशिया जैसे 10
देश लगेंगे, रशिया जैसे 10 देश लगेंगे जो इंडिया को कर पाएँ। और रशिया का जो एरिया है ना, वो इंडिया से मुझे जहाँ तक लगता है 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो सोचो कितना खाली पड़ा है देश, है ना? तो अगर हम बात करें अभी इसके बारे में, जो थर्ड वन है, तो रशिया में भी यही हो रहा है इस टाइम पर कि देखो उनकी आर्मी ज़्यादा तो है नहीं, आर्मी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, आर्मी ज़्यादा नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है, बहुत बुरी तरीके से उनकी आर्मी उनकी जो है हार रही है यूक्रेन की आर्मी के सामने। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो उनके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डिमांड करेंगे। इन्होंने आस्क तो कहा ही नहीं कि पूछा जाएगा, क्योंकि वो तो डेमोक्रेसी ही नहीं है। वी आर द फुल डेमोक्रेसी, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो वो तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि उनको कहा जाएगा क्या, आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो इसलिए अभी वहाँ पे कुछ टाइम पहले ट्रेंड भी करा था, एक चीज़ ट्रेंड करी थी कि लोग सर्च कर रहे हैं। रिपोर्ट्स आई थी कि लोग जो हैं वो सर्च कर रहे हैं किसके बारे में, कि हाउ टू ब्रेक हैंड्स और लेग्स, कि अपने हाथ पैर को कैसे तोड़ें। वहां पर ट्रेंड कर रहा था, क्यों? क्योंकि लोगों को आर्मी ज्वाइन नहीं करनी। अब एक बार बताओ ना, आप शांति से अपने सुकून में घर में बैठे हो और एकदम से कोई कह देगा कि चलो जाओ फटाफट से बॉर्डर पे जाओ, तो क्या होएगा आपका रिएक्शन? तो वही रिएक्शन वहां के लोगों का है इस टाइम पर। ठीक है, तो इसलिए वो लोग डर गए हैं और इसलिए वो अपने हाथ पैर तोड़ने के लिए वो उपाय ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से उनको आर्मी में ना लिया जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, तो ब्रदरहुड की बात करी गई है बेसिकली इसमें, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर composite कल्चर, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवियनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट, improve and have compassion towards the national environment। तो हमें इम्प्रूव प्रोटेक्ट करना है अपने नेशनल एनवायरनमेंट को, जैसे कि फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको उसके बाद इम्प्रूव करना है और उनकी तरफ कंपैशन रखना है, एक अपना अच्छा एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है उनकी तरफ। नाउ, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिव अप वायलेंस। ठीक है, पब्लिकली प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है और पब्लिकली कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं करने हैं। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर सो दैट नेशन कंसिस्टेंटली राइज टू हाई लेवल ऑफ एंडेवियर। तो आपको पूरी मेहनत करनी है अपने इंडिया को एक एक्सीलेंट कंट्री बनाने के लिए। हाँ, पेरेंट्स गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। तो यार देखो, इसमें थोड़ा सा मुझे एक बात लग रही है। हाँ, पेरेंट्स और गार्जियंस लिखा है, एक्चुअल में ये वाली टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में यूज ही नहीं हुई है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि ये ना इन्होंने एक बॉर्डर सेट कर दिया है कि भाई पेरेंट्स और गार्जियंस देखेंगे, बस ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में पेरेंट्स और गार्जियन का वर्ड है ही नहीं, वहाँ पे लिखा है कि टू create or to provide the environment, to create such environment so that children in this age group children's in this age group can provide the basic education। ठीक है, उनको बेसिक एजुकेशन मिल पाए, इसलिए हमें उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ज़रूरी नहीं है कि हम उसके पेरेंट्स हो या गार्जियंस हो। ठीक है, अगर हम देखते हैं कोई ऐसा है आसपास तो उसकी भी हेल्प इस तरीके से करी जाए। ठीक है, तो इतना ही था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। और नाउ नेक्स्ट, हाँ तो आज क्या डे है? 15 अक्टूबर, और आज है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, हम सब के लिए तो बढ़िया बात है कि आज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है। अब बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम जी के उसमें बनाया जाता है। अच्छा, इनके एपीजे एपीजे की फिल्म कई लोगों को पता नहीं होती, हालांकि मुझे भी इत्तेफाक से ही पता है, कभी मैंने भी नहीं सोचा इनकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है। इनकी फुल फॉर्म है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन, जैन उल्लाब्दीन, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, ये इनके पूरा नाम है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम।
तो हर साल इनकी बर्थडे एनिवर्सरी पर ये बनाया जाता है, तो आज इनका बर्थडे भी है। इससे बड़ी और बढ़िया बात क्या हो सकती है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आज बर्थडे भी है। ठीक है। सो 2010 में यूनाइटेड नेशंस, एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस की किसने, जनरल असेंबली यूएनजीए ने इसको, इसमें यहाँ मेंशन नहीं है बट यूएनजीए ने इसको 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे डिक्लेयर किया था। किसको, टू ऑनर द एफर्ट ऑफ मोस्ट लव्ड, यस यस, मोस्ट लव्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक ही उन्होंने काम किया है। ठीक है, एज वेल एज द रोल ऑफ अ टीचर दैट प्लेड थ्रू आउट हिज साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल करियर, एनकरेजिंग मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू हिज स्पीचेस एंड बुक्स। आपने डेफिनेटली इनकी जो है इनके कई सारी लाइंस देखी होंगी लिखी हुई, और कई सारी इनकी स्पीचेस की वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा फेमस एक क्लिप रही है जिसमें एक गर्ल बहुत ही एक स्टूडेंट होती है, वो बहुत इनोसेंटली पूछती है हाउ विल यू बिकम सो ग्रेट। सो उसका एक काफ़ी हम्बली जवाब भी देते हैं, आप ज़रूर देखना। ठीक है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इनकी अचीवमेंट्स को और इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसने 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे डिक्लेयर किया। तो ये काफ़ी था आज के लिए। तो अब हम न्यूज़पेपर पे फोकस करते हैं। तो इन फोकस टुडे आज हम क्या पढ़ रहे होंगे, आज हम पढ़ रहे होंगे ज्ञान व्यापी के बारे में। तो अब ये दोबारा कैसा आ गया, एक्चुअली क्या हुआ है, इसकी कार्बन डेटिंग करने का है। कार्बन डेटिंग होती क्या है वो मैं आपको बताऊंगा लेक्चर के टाइम पर। ठीक है, कार्बन डेटिंग करने के लिए कहा है इसकी, जिसकी वजह से पता चल सके कि ये हिंदू रिलेटेड है या इस्लाम रिलेटेड है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या रहे हैं जिनको नहीं पता, ये बेसिकली एक प्रोसेस है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, उनको फंड प्रोवाइड किया जाता है, उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, और क्या वहाँ से क्या निकल के आया है वो देखेंगे। LAC डिसएंगेजमेंट आपने देखा ही होगा कि इंडो चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट थी अक्साई चीन पर। ठीक है, उसमें जो डिसएंगेजमेंट हो रही थी अभी कुछ टाइम पहले हुई भी थी, पिछले सितंबर आई थिंक 13-12 कुछ ऐसी डेट्स थी, 2-3, तो डिसएंगेजमेंट हुई थी। अब बेसिकली वो पूरी नहीं हुई थी, कई जो ये पॉइंट है ना अक्साई चीन, उसमें कई सारे हैं, अक्साई चीन में ऐसे कई सारे हैं। तो जैसे हॉट स्प्रिंग वगैरह की बात करें तो वहाँ हुई थी। तो जो बाकी बची जगहें हैं ना, 2-3 जो और जगह बच गई हैं, वहाँ की डिसएंगेजमेंट के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। पर्सनल लिबर्टी के ऊपर एक एडिटोरियल है। बिग ब्रो वर्सेस बिग टेक पे एक एडिटोरियल है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से है, कि मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से डिजिटलाइजेशन में एक तरीके से इंटरवीन कर रही है और हर जगह उसमें इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, और एक एडिटोरियल LGBTQ+ कम्युनिटी की उस पर है, तो वो हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज़पेपर। तो आज जो हम सबसे पहले न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है ज्ञान वापी के ऊपर। तो सिटिंग SC कोर्ट ऑर्डर सिक्योर एरिया, कोर्ट रिजेक्ट प्ली फॉर शिवलिंग कार्बन डेटिंग। तो देखिए मैटर क्या है, जो हिंदू साइड है, आपको ज्ञान व्यापी का केस पता ही होगा, उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बट जो हिंदू साइड है उन्होंने एक प्ली डाली थी, किस पे, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। कार्बन डेटिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके कार्बन कंपाउंड्स को हम चेक करते हैं। इट्स अ केमिकल प्रोसेस जिसके कार्बन कंपाउंड्स को हम एग्जामिन करते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने पुरानी ऑब्जेक्ट है। जो हमारे पुराने स्क्रप्चर्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं पुराने एंशियंट, उनको हम कार्बन डेटिंग के थ्रू ही पहचानते हैं कि कितने सालों पुराने और कितने टाइम पुराने हैं। ठीक है, बट कि वो कितने पुराने हैं इससे इसका क्या कि वो जो है हिंदुओं के हैं या मुस्लिम इस्लाम के हैं, तो इससे ये है कि इस्लाम एक नया रिलीजन है। ठीक है, इस्लाम एक न्यू रिलीजन है और हिंदुइज्म एक बहुत ही पुराना रिलीजन है। तो उनका ये कहना है हिंदू की साइड का कि अगर हम शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराते हैं तो वो उस टाइम से पुराना अगर आ गया तो ये हम मान जाएंगे कि ये हिंदू का है, और नहीं आया तो डिबेट आगे चलेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हिंदू साइड का ये कहना है। बट बट
द प्ली हैज़ बीन रिजेक्टेड, बट वाई, उनकी प्ली रिजेक्ट क्यों करी है? सवाल ये है भाई, अगर इससे हमें जवाब मिल सकता था तो वो रिजेक्ट करने की ज़रूरत क्या थी? तो देखो, उसको रिजेक्ट करने की ज़रूरत थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। अब ये करी किसने, कौन सा कोर्ट था, क्या था? तो ये वाराणसी का क्या था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, मुझे जज का नाम इस टाइम याद नहीं आ रहा है, शायद मेंशन नहीं है इसमें। तो जो वो जज हैं, उन्होंने क्या कहा है इस प्ली को रिजेक्ट करते हुए? उनका कहना ये है कि ये जो प्ली है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। मतलब जो उन्होंने हमें ऑर्डर दे रखे हैं उसके खिलाफ है। अब क्या है ऑर्डर? सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे रखे हैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको जो भी जो ज्ञान व्यापी के रिलेटेड जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको क्या करना है? सिक्योर करके रखना है, उनको सेव करना है, उनको प्रोटेक्शन देनी है। अब कार्बन डेटिंग के टाइम पे होता क्या है, कई बार वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो टूट सकता है, उसके चांसेस होते हैं। और ये कई बार देखा भी गया, कई बार नहीं, लगभग हर बार ही वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? वो खंडित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो शिवलिंग अगर वाकई में होती है तो वो टूट जाएगी, या फिर वो टूट जाएगी, है ना? और मुस्लिम्स का कहना है कि वो उनका वो फाउंटेन है, तो वो बेसिकली टूट जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, उनके ऑर्डर के खिलाफ है। सिर्फ यही कारण है कि उन्होंने हिंदू साइड की प्ली रिजेक्ट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ये रहा डॉक्टर, सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेशा, ओके। सो इन्होंने क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। तो इसके ऊपर इतना ही है, हालांकि कंटिन्यू टू पेज 4 लिखा है, बट कुछ भी नहीं है, मैंने उसमें देख लिया है, तो इट्स इररिलेवेंट। नाउ अब हम मूव करेंगे एक इस पर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम ट्रांसपेरेंस। सो देख के पता चल रहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठ रहे हैं। अब आप सोचेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको। तो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे वो एक्चुअल में, मैं आपको सही बताऊं तो वो बेसिकली लोगों का तो यही कहना है, जो रूलिंग पार्टी से जुड़े लोग हैं उनका ये कहना है कि ये ट्रांसपेरेंसी को, और जो फंडिंग होती है किसकी, एक पॉलिटिकल पार्टी की, उसको जो है किस लिए उसमें एक ट्रांसपेरेंसी के लिए लेके आए और करप्शन रोकने के लिए लेके आए हैं। अब कैसे, वो कैसे? तो देखो यार, होता क्या है, जब एक मान लो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, तो एक बिजनेसमैन ने पॉलिटिकल पार्टी को फंड दिया। अब उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर आता है कि जब वो बिजनेसमैन कहे कुछ भी काम को तो वो उसको पूरा करे, ठीक है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या लाया गया? इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इलेक्शंस के लिए। तो होता क्या है, ये 4 बार साल में, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अलाउ किए जाते हैं। अब कौन? एसबीआई, हु कैन सेल देम? ओनली एसबीआई। और उसमें भी कुछ ही ब्रांचेस हैं, मतलब ऐसे सब नहीं है, 29 ऑथराइज्ड ब्रांचेस हैं, ठीक है, एसबीआई की। तो वहीं पे वो बॉन्ड्स खरीदते हैं, किनको? जो कौन खरीदते हैं? जिनको पार्टी को फंड देना हो, वो पर्टिकुलर पैसों की बॉन्ड्स खरीदते हैं, बैंक को पैसा देते हैं। पार्टी उनको रिसीव कैसे करती है? वो पार्टी रिसीव करती है, पहले तो कौन सी एलिजिबल पार्टी है, कौन सी एलिजिबल है, तो जो जनरल इलेक्शंस या फिर असेंबली इलेक्शंस में एटलीस्ट 1 वोट सिक्योर कर पाई हो, वो इलेक्टोरल बॉन्ड से ले सकती है, ठीक है। अब क्या तरीका है? कुछ नहीं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं बैंक पार्टी को सबमिट कर देता है, पार्टी को दे देता है, और उसके बदले पार्टी को क्या हो जाता है? पैसा मिल जाता है, ठीक है। वो बैंक में सबमिट करती है, अपने उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। बट ये होता सिर्फ एसबीआई से ही है, ठीक है, एसबीआई से। अब इसमें क्या है, इसमें ना अलग अलग उसके इन्होंने वो बना रखे हैं। जैसे एक तो 1,000 रुपये का बॉन्ड है, एक 10,000 का है, एक 1 लाख का, एक 10 लाख का है, और एक 1 करोड़ का है। तो आपकी मर्जी, आपको कितने बॉन्ड खरीदना है। अगर किसी को 5 करोड़ देने हैं तो अब 5 करोड़ में क्या होएगा?
वो कितने खरीदेगा, 1-1 करोड़ के 5 बॉन्ड खरीदेगा। ठीक है, तो ये इसलिए इंट्रोड्यूस करा गया था। ये एनोनिमस रहता है कि किसने करा डोनेशन, ये पता लगाना इसमें मुश्किल होता है। ठीक है, अब कंट्रोवर्सी क्या है इसके अराउंड। ठीक है, इसके अराउंड कंट्रोवर्सी क्या है, तो देखो कंट्रोवर्सी ऐसी है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये इसको किल कर रही है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि जो कि कौन कि पैसे दे रहा है, कितने दे रहा है, ठीक है, पार्टी को फंड कहाँ से आ रहा है, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म करता है। जो कि ऐसा कहा भी है कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, जो लॉयर हैं, काफ़ी सीनियर लॉयर हैं और पॉलिटिशियन भी हैं फ्रॉम कांग्रेस। तो कपिल सिब्बल का उसमें ये स्टेटमेंट है, मैं भी आपको बताऊंगा भी। कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट यही है कि ये ट्रांसपेरेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बेसिक है। ट्रांसपेरेंसी ने इलेक्शंस उसको क्या कर रहा है, वो उसको अबाइड कर रहा है। ठीक है, उसको किल कर रहा है। और एलिगेशंस लगे हैं बीजेपी पर। जो कंट्रोवर्सी है सारी बीजेपी के अराउंड है कि ये बीजेपी ने ही इंट्रोड्यूस किए थे। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे ये बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किए थे और 75% जो होता है वो अकेली बीजेपी को जाता है और बाकी बचा 25% जाता है, सिर्फ 25% बाकी पार्टीज को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, और हाँ, ये जो मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ ये इलेक्शन कमीशन के डेटा है। ठीक है, ऐसे ही किसी का भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का है। और एक क्रिटिसिज्म ये भी लगा है कि जो एसबीआई है, एसबीआई ये एक सरकारी बैंक है, तो कहीं ना कहीं सरकार का इन्फ्लुएंस रहता है। तो कौन डोनेट कर रहा है, कौन सी पार्टी को कर रहा है, ये सब बीजेपी के हाथ में है, इसको पता लगाना। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही कहता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी एनोनिमसली, कि मतलब डोनर का जो जो डोनेशन देने वाला है डोनर, उसका नाम नहीं होगा उसमें। बट चाहे तो एसबीआई से वो पता लगा सकते हैं कि किसने डोनेशन दी है, कौन, बीजेपी। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो बड़े जो बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, वो और पार्टी को देने से बचते हैं, क्योंकि अभी जो है रूलिंग पार्टी वो कौन सी है, वो बीजेपी है। अभी रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी। तो अगर बीजेपी ने पता लगा लिया कि एसबीआई को कौन दे रहा है तो उन बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस कारण को देखते हुए इसके ऊपर एक केस चल रहा है। अब क्या क्या आए हैं, तो सेंटर ने क्या कहा है, तो सेंटर ने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं स्कीम 2018 में जो इंट्रोड्यूस करी गई थी इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट एंड दैट इज नाउ इम्पॉसिबल टू गेट एनी मनी इन ब्लैक और एनी अनअकाउंटेड फॉर्म। तो देखो, जब सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही है, कुछ कैश में नहीं है, तो एक तो ब्लैक वहीं पे रुक गया। ठीक है, और इम्पॉसिबल हो गया है ब्लैक को लेना। ठीक है, और बेमतलब कि कहीं से भी कुछ भी उठा लेना और कोई भी दे दे ऐसे ही, वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि अकाउंट से जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्टवर्दी होगा। ठीक है, अब जो क्या नाम है, सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, मैंने इनके बारे में पर्सनली न्यूज़ में डिस्कशन भी करा था। कब, परसों, कल मैंने इमैनुअल मैक्रोन के बारे में करा था। ठीक है, आज मैंने शी जिनपिंग के बारे में किया है, परसों तुषार मेहता जी के बारे में किया था, जो सॉलिसिटर जनरल है हमारे इंडिया के, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल वो होते हैं जो सरकार की तरफ से लड़ते हैं केस। जो भी केसेस सरकार के चल रहे होते हैं, सरकार की तरफ से लड़ते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो इनके क्या स्टेटमेंट आई थी, तो इनकी आई थी द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसीविंग द मनी हैज बीन ट्रांसपेरेंट। वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, वी विल टेक द कोर्ट थ्रू आउट द इट स्टेप बाय स्टेप। हम कोर्ट को इसके स्टेप बाय स्टेप भी दिखा सकते हैं अगर वो वेरिफिकेशन करना चाहे तो। नाउ इट्स इम्पॉसिबल टू गेट एनी मनी इन ब्लैक एंड अनकाउंटेड फॉर्म, इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। तो वही सारी बातें हैं इसमें भी। ठीक है, उनकी तरफ से ये कहना है। बट कपिल सिब्बल जी का क्या कहना है इसके ऊपर, उन्होंने, कपिल सिब्बल जी ने जो है इसको क्या किया है, इसको कंटेंट किया है क्या, कि ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, जो कि एक बेसिक फीचर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, एक डेमोक्रेसी की पहचान जो होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन,
but under this scheme it is not known who is funding the party and that's destructive of free and fair election. तो मेहता ने कहा so to say it affect democracy etc does not hold water. Now the next news, India China agree to resolve remaining LAC issue soon. तो देखो कई बार ना लोग LAC को ना LOC से कंट्रोल कर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये, क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं इसको, ठीक है। और वो क्या है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो मैं बताता हूँ, इंडिया का ना, इंडिया का जो फॉरमोस्ट हेड है ये इंडिया के मैप में, तो ये इस तरफ का पोर्शन जो है वो कैप्चर कर रखा है किसने, पाकिस्तान ने। और इस तरफ का थोड़ा सा कर इस तरफ का ये इधर से कर रखा है किसने, चाइना ने। तो ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस आप देख पा रहे हो ये और ये, तो इनको, ये वाली लाइन जो है इसको कहते हैं LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये वाली जो चाइना के साथ की कॉन्फ्लिक्ट की लाइन है उसको कहते हैं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो अब LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात हो रही है, जो कि कहाँ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ हमारा, ठीक है। तो इंडिया चाइना टू एग्री टू रिजॉल्व रिमेनिंग LAC इश्यूज सून। तो क्या हुआ था, सितंबर के पिछले महीने में, एक महीने पहले डिसएंगेजमेंट हुई थी इंडिया और चाइना की, जिसमें कहीं ना कहीं अभी शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो इंडिया को ही ज़्यादा फायदा है। कैसे, देखो क्या है, ये इंडिया का एरिया है, अब यहाँ पर कैप्चर कर रखा है, सपोज इतना एरिया चाइना ने ले रखा है, तो अब इन दोनों को ना अपनी अपनी उस जगह पर वापस हटना था जहाँ ये पहले थे। तो जब डिसएंगेजमेंट होगी तो इंडिया तो यहीं के यहीं रहेगा ना, इंडिया तो यहीं के यहीं था ना पहले से। चाइना जो है यहाँ से पीछे हटेगा, तो सिर्फ चाइना पीछे हटा है एंगेजमेंट में, और चाइना को ही हटना है पीछे, एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट सॉरी, वो है ये कि चाइना को पीछे हटना है, ना कि इंडिया को। तो इसके ऊपर क्या आया है और क्यों ये स्टेटमेंट और कहाँ से आई कि वो जल्दी और बचा हुआ एरिया, बचे हुए से क्या मतलब है कि देखो जैसे ये है एरिया, तो इसमें कुछ एरिया इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर से, अक्साई चीन की तरफ ये है, तो अलग 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 एरिया में आर्मी थी चाइना की, तो कुछ जगह से वो वापस हो चुकी है, कुछ जगह से रह चुकी है डिसएंगेजमेंट, ठीक है। तो अब जो बाकी बची जगह हैं वो भी होने वाली है, और ये किसने कहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी स्टेटमेंट भी यहाँ पे है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड द टू साइड रिव्यूड द सिचुएशन along the line of actual control in western sector of Indo-China border areas, recalling the development since the last meeting of WMCC। WMCC क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये इंडिया और चाइना की जो ये LAC वाला जो अक्साई चीन का और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसकी जो मीटिंग होती है तो उसमें है, और ये रिसेंटली कितनी बार हो चुकी है, मतलब लास्ट बार की कौन सी थी, वो 25th थी। WMCC की फुल फॉर्म है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंसल्ट एंड कोऑर्डिनेशन आई थिंक, ठीक है। तो WMCC की ये है, तो ये 25th हुई थी, तो इन्होंने ये कहा है द रिकॉलिंग द डेवलपमेंट्स सिंस द लास्ट मीटिंग ऑफ WMCC इन मई 2022 दे वेलकम द डिसएंगेजमेंट इन द एरिया ऑफ गोंगरा हॉट स्प्रिंग, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, दैट वॉज कैरिड आउट इन फेज्ड कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर बिटवीन, हाँ, 18 से 12 सितंबर, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेटेड मेंबर में हुआ है, वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। इन सब के बारे में बात कही गई है कि दोनों साइड तैयार हैं डिस्कशन करने के लिए और एक डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री चैनल पर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर इतना ही है। नाउ द लास्ट न्यूज़ इज ऑन पर्सनल लिबर्टी पब्लिक स्पेस। तो बेसिकली इसमें फिर वही हम घूम फिर के ईरान और इंडिया के मतलब हिजाब पे, अगर कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया गया है कि जहाँ ईरान में एक्चुअली कंपेयर नहीं, पहले डिफ्रेंशिएट किया है, फिर बताया है कि नहीं दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सिंपली सेम। कैसे, देखो हिजाब की कंट्रोवर्सी हो रही है, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। ईरान और इंडिया में क्या केस है, ईरान में हिजाब के अगेंस्ट हो रहा है और इंडिया में हिजाब के लिए हो रहा है,
ठीक है। जहाँ ईरान में विमेंस कर रही हैं हिजाब के अगेंस्ट, वहाँ इंडिया में कर रही हैं हिजाब पहनने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मैटर हिजाब का नहीं है, मैटर है राइट टू चॉइस का, राइट टू चॉइस का। ठीक है, मैटर राइट टू चॉइस का। और ये कल हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी कि राइट टू चॉइस में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया था इसके खिलाफ, और एक आया था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, कि जहाँ पर इक्वालिटी सिटीजन्स के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट है। क्या है, फंडामेंटल राइट है। वहीं ये स्टेट के लिए माने गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक ड्यूटी बन जाती है कि हमें क्या करना है, राइट टू इक्वालिटी। जिस भी एनवायरनमेंट में सिटीजन्स हो, जहाँ भी वो काम कर रहे हो, वहाँ पे सबको इक्वल पेश किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ हो जाता है, क्या, राइट टू चॉइस फॉर हिजाब। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की एक लिमिट होती है, इसके ऊपर डिस्कशन हमने करा था। तो यहाँ पे सबसे पहले महासा अमीनी के बारे में हुआ है। यार ये तो आपको पता ही होगा, इतना सब कुछ चल रहा है ईरान में, तो एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूँ आपको महासा अमीनी के बारे में ना पता हो, जो कि एक ईरानियन वुमेन है। बट इनके बारे में बताता हूँ आपको। बेसिकली क्या है ना, महासा अमीनी की वजह से ही जो मतलब इनके साथ ही जो हुआ था, उसकी वजह से ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे। ये अपने ब्रदर के साथ घूम रही थी कहीं, ठीक है, बाहर। तो ईरान में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पुलिस बनाई गई है जो कि अपनी वैन से घूमती रहती है पूरे कंट्री में और चेक करती है कि वो प्रॉपरली, जो लोग हैं वो प्रॉपर ड्रेस में है या नहीं, जो ड्रेस कोड उनको कही है, वीमेंस को हिजाब पहनना है और मेल्स को किस तरह रहना है, क्या करना है, वीमेंस को क्या रहना है। तो ये सब वो चेक करती है पुलिस। तो वो ऐसे ही अपने ब्रदर के साथ घूम रही थी एक बार, और इसमें एकदम से क्या होता है कि उन्होंने ना हिजाब नहीं पहन रखा था। तो इसकी वजह से जो पुलिस होती है इन दोनों को क्या करती है, डिटेन कर लेती है, इनको अरेस्ट कर लेती है। और जब इनको अरेस्ट करती है तो उसमें इनके अरेस्ट के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, किसकी, महासा अमीनी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इनके भाई ने एलिगेशन लगाया कि हम दोनों जेल में थे, मैं एक तरफ वो एक तरफ, तो मुझे आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की और किसी को मारने की। तो वो मेरी बहन की थी, और पुलिस ने उनको इतना मारा मेरी बहन को कि उसकी डेथ हो गई। तो ये मुद्दा निकल के आया था, इसके ऊपर पूरे ईरान में प्रोटेस्ट हुए। और ये सिर्फ ईरान नहीं रह गया, ग्लोबली प्रोटेस्ट हो रहा है। आज के टाइम पे पूरी दुनिया इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। कई सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं, हाँ जी, लीडर्स की बात कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, और जो जो रूलिंग पार्टी के अंदर हैं, जो मिनिस्टर्स हैं दुनिया भर के, वो तक अपने बाल को शॉर्ट कट कर रहे हैं। ये पेश कर, क्योंकि ईरान में ये भी है कि फीमेल्स के शॉर्ट हेयर नहीं हो सकते, जैसे जैसे कि शाहरुख आलम के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दुनिया भर में प्रोटेस्ट चल रहा है कहीं ना कहीं ईरान को लेकर, ईरान की एस्टेब्लिशमेंट को लेकर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली केस तो इंडिया का ही है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंपेयर किया है किससे, ईरान के केस से। ठीक है, अब इसमें पर्सपेक्टिव दिखाया है उन सभी लोगों का, किनका, उन सभी लोगों का, कि जो लोग बात कर रहे हैं कि इट्स अ राइट टू राइट टू चॉइस। तो इन्होंने एक केस स्टडी बताई है कि जहाँ पर ये एक स्कूल देखती हैं, और स्कूल में से एक लड़की बाहर निकल रही होती है जो कि 3 या 4 साल की होगी लड़की, और वो हिजाब पहन के बाहर निकल रही होती है। और वो एक मतलब एक मुस्लिम स्कूल होता है। ठीक है, और वो कोई मदरसा नहीं है, वो एक मुस्लिम स्कूल होता है जहाँ पे 3 4 साल की बच्ची जो है हिजाब पहन के निकल रही होती है। तो वहाँ वो उसको देखकर सोचती हैं कि क्या वाकई में अपनी चॉइस से पहन रही है, क्या उसको इतनी समझ है हिजाब की, तो क्या ये वाकई में राइट टू चॉइस का टॉपिक है। तो ये वो इस बात को सोचती हैं, और ये कहीं ना कहीं बात जायज़ भी है कि जो छोटी बच्चियां पहन रही हैं, क्या उनके पास राइट टू चॉइस है, और अगर उनके पास नहीं है तो फिर ये राइट टू चॉइस का मैटर है ही कैसे। ठीक है, तो इन्होंने इसमें एक ये बात भी कही है कि जो विमेंस इस्लामिक रिपब्लिक के किस में सपोर्ट में है, वो एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, एक इतने सिविलाइज्ड तो नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे अपर क्लास कह दें, या फिर एक रिच सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, कि उनमें से अधिकतर विमेंस डोंट ऑब्जर्व हिजाब परफेक्टली, कि इन्होंने हिजाब को परफेक्टली ऑब्जर्व ही नहीं किया है। और जिसने किया है, जिसको एक्चुअल में पता है कि उसका मेंटली क्या असर होता है और एक सोसाइटल में क्या असर होता है, जेंडर सेंसिटाइजेशन में उसका क्या रोल है, वो इसके सपोर्टर है ही नहीं।
इसके अलावा जो डिबेट्स चली हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में भी लिखा है कि किस देखिए जो ये केस है ये जस्टिस धुलिया कर रहे हैं और वो जस्टिस गुप्ता कर रहे हैं, उसके जो अगेंस्ट में है वो जस्टिस गुप्ता हैं और जस्टिस धुलिया फॉर में है। ये आपने कल मैंने बताया ही था पूरा एडिटोरियल में। तो इनकी तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जैसे कि जस्टिस धुलिया हैं तो वो उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट है, तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट है दिस इज द टाइम व्हेन दे शुड लर्न नॉट टू अलाउ। अब दे यहाँ पर मतलब उन लोगों के लिए है जो इस कंट्रोवर्सी में गवर्नमेंट के साथ है और स्पेशली गवर्नमेंट, ठीक है, दे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और उनके सपोर्टर्स हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि दे शुड लर्न नॉट टू बी अलार्म्ड बाय आर डाइवर्सिटी, कि वो हमारी डाइवर्सिटी को अलार्म ना करे और उसको छेड़े ना, बट टू रिजॉइस एंड सेलिब्रेट इट, हमारी डाइवर्सिटी से परेशान ना होए, उसको एंजॉय करें। क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे ये एलिगेशन भी लगता है कि वो हिंदुत्व की तरफ है और वो इनटॉलरेंस है ना, वो टॉलरेट नहीं कर रही है किसी और भी रिलीजन को। तो कहीं ना कहीं वो इससे अलार्म्ड ना होए, इससे परेशान ना होए कि अरे अरे डाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी है, वो इससे इससे रिजॉइस होए, सेलिब्रेट करें इसको कि देखो हमारे देश में डाइवर्सिटी है। ऑल द पेटिशन, इन्होंने पेटिशनर्स की बात करी है, मतलब जो हिजाब के फॉर में है। तो ऑल द पेटिशनर्स वांट टू वियर हिजाब, इट इज टू मच आस्क इन अ डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ तो डेमोक्रेसी में पूछी जा सकती है कि उनको क्यों अलाउड नहीं किया जा रहा है। तो इसके ऊपर जस्टिस गुप्ता ने भी ये अपनी बात कही है कि डिसिप्लिन इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट विच द स्टूडेंट लर्न इन स्कूल। एक डिसिप्लिन, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, हमारे बाल कितने कटे हुए हैं, तो ये सब चीज़ जो होती हैं एक डिसिप्लिन का पार्ट होती हैं। यूनिफॉर्म जो सेट करी है वो एक डिसिप्लिन का पार्ट सेट करी है। दे शुड ग्रो इन एन एटमोसफेयर of brotherhood, fraternity, not in the environment of rebel and defiance। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ क्रिएट करी जा रही है वो कहीं ना कहीं एक रेबल और एक एनवायरनमेंट को बिगाड़ने की करी जा रही है, ठीक है। तो जस्टिस धुलिया के अकॉर्डिंग ये है कि भाई हिस्ट्री ने हमें बताया है कि भाई जो पर्सनल लिबर्टी है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, स्टेट को उसको देना होता है, ठीक है, और ये चीज़ें ना देना इट्स नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। तो इसके ऊपर एंड में एक बात कही गई है, आई बिलीव ही अंडरस्टैंड द स्ट्रगल ऑफ जीना अमीनी। जीना अमीनी कौन है, ये महासा अमीनी, एक्चुअली इनका नाम जीना था जो कि किस में था, कुर्दिश में था, बट जो उनकी गवर्नमेंट है ईरानियन, उनको ये शायद उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये एक्सेप्ट नहीं करा गया। क्यों, क्योंकि इस्लामिक नेम नहीं था। क्या, कौन सा नाम, ये रहा, जीना अमानी। तो इसके बारे में भी ये लिखा है, यहाँ लिखा है एट बर्थ उनका महासा अमीनी का नाम जीना था। तो सेपरेटिज्म को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये मानना है वहाँ की कि ये सेपरेटिज्म को एक जो डाइवर्सिटी, जो अभी बात हुई है डाइवर्सिटी की, डाइवर्सिटी बुरी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। तो वो जो अच्छी चीज़ डाइवर्सिटी है वो उसको बुरी मानकर कहीं ना कहीं इस फेज में जा रहे हैं कि वो सेपरेटिज्म को फॉलो करती है और बट एक तरीके से दो मत बना देगी इस चीज़ के। तो इसलिए वहाँ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे एक इस्लामिक नाम ही चलता है, इसलिए उनका नाम फिर चेंज करना पड़ा और महासा रखा गया। तो काफ़ी अच्छा सटायर यूज़ किया इन्होंने कि महासा को देख रहे हो तुम, तुम्हें जीना अमानी को देखना चाहिए कि बर्थ से ही उन्होंने कितना स्ट्रगल झेला है। तो आप जो ये सब चीज़ें कह रहे हो, एक बार ये ज़रा आप इन लोगों पर भी फोकस करो। सो इतना ही था इसके बारे में, अच्छा एडिटोरियल था, आप ज़रूर पढ़ना। और एक एडिटोरियल में आपसे पढ़ने को ये भी कहूँगा, बिग ब्रदर वर्सेस बिग टेक, ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में और गवर्नमेंट इंटरवीन, जैसे प्रोटेक्शन बिल था, है ना, डेटा प्रोटेक्शन बिल था। तो इन सब चीज़ों पे डेटा प्रोटेक्शन में बेसिकली गवर्नमेंट के पास ये राइट आता है कि जब गवर्नमेंट मांगे तब जो कंपनीज हैं जो डेटा स्टोर करती हैं अपने यूज़र्स का, वो उनको क्या दे, वो उनको प्रोवाइड करवाए। इसके ऊपर थोड़ा ट्विटर के साथ भी कंट्रोवर्सी आ गई थी इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है। तो बेसिकली यही बात है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पढ़ना होगा तो एक ये वाला पढ़ लेना, इसके अलावा और कोई नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, ये मोर देन इनफ है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मैं रेगुलरली न्यूज़पेपर डालता हूँ, तो मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा, और थैंक यू।